कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कोई चिंगारी भड़के और उसका धुआं सीधा हमारे किचन तक पहुंच जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी की बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे पश्चिम एशिया में हुए एक संकट ने सीधे सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा की नींव हिलाकर रख दी। और यही यही वो सवाल है जो असल में हम सबको परेशान करता है ना, कि भाई एक लड़ाई जो हमसे कोसों दूर हो रही है, वो हमारे घर के बजट को, हमारे किचन के सिलेंडर को कैसे हिला सकती है। तो चलिए एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? देखिए, कहानी शुरू होती है पैसे से। जैसे ही पश्चिम एशिया में टेंशन बढ़ने की खबर आई ना, भारत में मानो एक दहशत सी फैल गई। और इसका पहला असर कहाँ दिखा? हमारे शेयर बाजारों पर। मार्केट एकदम से धड़ाम हो गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? भाई सीधी सी बात है, जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन मतलब तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराता है ना, तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले घबराते हैं। और इस घबराहट की कीमत सैकड़ों करोड़ों रुपए थी। लेकिन ये असर सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक ही नहीं रुका। ये लहर बहुत जल्द हर आम घर तक पहुंच गई। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जनवरी से फरवरी, सिर्फ 1 महीने के अंदर रिटेल महंगाई मतलब हमारी जेब पर पड़ने वाला बोझ करीब करीब ½ % बढ़ गया। और ये कोई संयोग नहीं था, ये सीधा असर था एनर्जी की बढ़ती कीमतों का, जिसने देश के हर परिवार के लिए सब कुछ और ज्यादा महंगा कर दिया। और देखते ही देखते ये जो डर था ना, ये शेयर मार्केट की स्क्रीन से निकलकर हमारी गलियों तक आ पहुंचा। एलपीजी सिलेंडर की कमी हो जाएगी, ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलीं। नतीजा, गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें। लोग घबराहट में, जिसे हम पैनिक बाइंग कहते हैं, सिलेंडर जमा करने लगे। और जहां ऐसी स्थिति होती है, वहां कालाबाजारी भी शुरू हो ही जाती है। तो अब यह संकट वाकई हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? ये सिचुएशन इतनी बिगड़ी क्यों? चलिए जरा पीछे चलते हैं और इस संकट की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, इस पूरी आग की चिंगारी भड़की 2 हमलों से। पहला, ईरान ने दुबई के फाइनेंशियल सेंटर पर अटैक किया, और दूसरा, तुर्की में मौजूद एक अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इन 2 हमलों ने, आप समझिए, पूरे रीजन में एक शॉकवेव भेज दी। लेकिन सबसे बड़ी और सीधी चोट कहाँ लगी? दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर। वो समुद्री रास्ते जहां से तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं, वो ठप पड़ गए। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन को एक जबरदस्त झटका लगा। अब जब दुनिया भर में ये उथल-पुथल मची थी, तो भारत ने क्या किया? क्या वो चुपचाप बैठा रहा? बिल्कुल नहीं। भारत ने अपने लोगों और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डिप्लोमैटिक मोर्चे पर तुरंत एक्शन लिया। और भारत का जवाब, आप कह सकते हैं, बहुत तेज और बिल्कुल टू द पॉइंट था। एक तरह की 3 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहला कदम, दुनिया के सामने इन हमलों की निंदा करना, जिसके लिए भारत ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरा, हाई लेवल डायलॉग। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया और कहा कि बातचीत से रास्ता निकालें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, स्मार्ट डिप्लोमेसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत रंग लाई और उन्होंने भारतीय जहाजों के लिए एक सेफ पैसेज, एक सुरक्षित रास्ता पक्का कर लिया। ये हमारे एनर्जी सप्लाई के लिए किसी लाइफलाइन से कम में ही था। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने साफ कहा, बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। मतलब भारत का स्टैंड एकदम साफ था कि वो जंग की जगह अमन और टकराव की जगह बातचीत को चुन रहा है। तो ये तो हुई इंटरनेशनल लेवल की बात, लेकिन साथ ही साथ सरकार को देश के अंदर जो आग लगी थी, उसे भी तो बुझाना था। तो चलिए अब देखते हैं कि होम फ्रंट पर, यानी घरेलू मोर्चे पर, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया। देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती थी एलपीजी को लेकर फैली दहशत। लोग पैनिक कर रहे थे, कालाबाजारी हो रही थी, और इस मुद्दे पर संसद में भी खूब हंगामा हुआ। तो सरकार ने इस संकट को मैनेज कैसे किया? उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन को 28 से 30% तक बढ़ा दिया गया। और जो पैनिक बाइंग हो रही थी, उसे रोकने के लिए एक और कदम उठाया गया। खासकर ग्रामीण इलाकों में बुकिंग के बीच का गैप बढ़ा दिया गया। लेकिन बात सिर्फ एलपीजी की नहीं थी। सरकार ने बाकी एनर्जी ऑप्शंस पर भी फोकस किया। एक तरफ फौरी राहत के लिए राज्यों को 48,000 किलोलीटर एक्स्ट्रा केरोसिन भेजा गया, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता करते हुए लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई को सिक्योर करने के लिए भी प्लान्स एक्टिवेट कर दिए गए। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर काम हो रहा था।
एनर्जी संकट को मैनेज करने के साथ ही सरकार ने एक और बहुत जरूरी काम किया। वो था इस मुश्किल दौर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को और खासकर किसानों को सीधी मदद पहुंचाना। और ये मदद छोटे-मोटे स्केल पर नहीं थी, बात हो रही है 9 अरब 32 करोड़ से भी ज्यादा किसानों की। और इन सभी किसानों के बैंक अकाउंट में 13 मार्च को पीएम किसान योजना के तहत सीधे 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये एक डायरेक्ट रिलीफ थी ताकि इस संकट का जो आर्थिक बोझ है उसे थोड़ा कम किया जा सके। तो इस पूरे क्राइसिस से निपटने के बाद अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए भारत ने क्या सबक सीखा और अब एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर देश का विजन क्या है? इस पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भरोसे से भरा था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया गया है और भारत अब हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। ये एक तरह से देश को दिया गया आश्वासन था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की इस अनिश्चित दुनिया में किसी भी देश की असली सुरक्षा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मिलिट्री पावर है या फिर ये स्मार्ट डिप्लोमेसी, एनर्जी में आत्मनिर्भरता और सबसे जरूरी अपने लोगों का आर्थिक ख्याल रखने की क्षमता, इन सब का एक मिला जुला रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।